मिलकर चलेगी। ट्रांजेक्शन बदल रहा है, जो अभी अभी देखा था जस्ट उसका उल्टा ट्रांजेक्शन अब आपके सामने आ रहा है। सर क्या आ रहा है? वही आपका प्यारा भारत महान, वही आपका प्यारा भारत महान अब SEZ जो था ना साहब, वो DTA को दे रहा है। ओ अच्छा, अब SEZ से DTA में जा रहा है। अब बात समझ में आ गई सर, अब SEZ से DTA में जा रहा है। देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, यहां पर नंबरिंग कर दूं मैं? हाँ सर, बाहर से लेकर आ रहे थे, SEZ को दे रहे थे, विदेश से लेकर आ रहे थे। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि DTA से लेकर आ रहे थे और SEZ को दे रहे थे। तीसरे नंबर पे हमने देखा SEZ से ही लेकर आ रहे थे, SEZ को ही दे रहे थे। और अब चौथे नंबर पे एक बड़ा ट्रांजेक्शन में डिस्कस करने जा रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा होगा ये क्योंकि यहां पर प्रोविजन थोड़े से ज्यादा लगेंगे। SEZ से दे रहे हैं लेकिन DTA को दे रहे हैं। अरे DTA को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं DTA को। देखो इसका जस्ट उल्टा ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड का अपोजिट ट्रांजेक्शन है। वहां पर DTA SEZ को दे रहा था लेकिन अब SEZ DTA को दे रहा है। मुद्दा क्या होगा, आइए फटाफट से देखते हैं। देखिए साहब, ब्रेक की बात मत करिएगा, आप कहोगे तो मैं वाटर ब्रेक जरूर दे दूंगा, लेकिन ये ट्रांजेक्शन मुझे बिना ब्रेक के कंप्लीट करना है। ये ट्रांजेक्शन मुझे, ये वाला जो SEZ टू DTA वाला है, बिना ब्रेक के कंप्लीट करना है। तो एक बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको वाटर ब्रेक चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा बड़ा वाला ब्रेक मत मांगो यार, फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा, इसके बाद में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हो रहा है और चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद वाटर ब्रेक करके अपन चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, SEZ टू DTA। देखो साहब, इंपोर्ट की डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, चाहे फिर वो SEZ एक्ट के अंदर हो या IGST एक्ट के अंदर हो। हम समझ चुके हैं बहुत डिटेल में, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ लिया। अब एक नया यहाँ पर सेक्शन आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर सेक्शन 26 आया था। अरे याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, यहाँ पर सेक्शन 26 आया था, याद करो। SEZ एक्ट का, मैं IGST की बात नहीं कर रहा, SEZ एक्ट के अंदर एक सेक्शन आया था, सेक्शन 26, जिसने बोला था कि अगर DTA देता है SEZ एक्ट को तो वो एक्सपोर्ट माना जाता है। SEZ के लिए इंपोर्ट बनेगा क्या? SEZ के लिए इंपोर्ट बनेगा क्या? नहीं, उसके लिए इंपोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन सेक्शन 26 जो था वो कहता था कि अगर इंपोर्ट बनता है तो एग्जम्पशन मिल जाती है, अगर इंपोर्ट बनता है तो एग्जम्पशन मिल जाती है। उसी तरह से यहाँ पर एक सेक्शन 30 आ गया, किसका? SEZ एक्ट का। अरे बोलो किसका? SEZ एक्ट का। और इसने क्या बोला पता है? इसने ये बोला कि subject to the conditions specified in the rules made by the central government in this behalf, any goods removed from SEZ to domestic tariff area, कोई भी गुड्स, सर्विस की बात नहीं कर रहा, सर्विस की बात नहीं कर रहा, गुड्स की बात कर रहा है, सर्विस की बात नहीं कर रहा। क्या बोल रहा है? किसी भी तरीके का कोई भी गुड्स अगर रिमूव किया जाता है, सप्लाई नहीं बोल रहा, रिमूव किया जाता है। शब्दों का ही तो खेल है कानून, अब तक तो समझ ही चुके होंगे आप। रिमूव कर रहा है, सप्लाई नहीं बोला, रिमूव कर रहा है। SEZ से रिमूव हो रहा है, कहां को? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को। अरे SEZ से निकलकर जा रहा है, किसके पास जा रहा है? SEZ से निकल के जा रहा है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के पास, यानी SEZ से रिमूव कर रहा है टू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। shall be chargeable to duties of customs including anti-dumping, countervailing, safeguard duty where applicable as leviable on such goods when imported। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार किसी विदेश से अगर इन गुड्स को इंपोर्ट किया जाता कस्टम ड्यूटी लगती, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी, लगेगी साहब, लगेगी। सेक्शन 30 ने आके सारा का सारा कूंडा खराब कर दिया। सेक्शन 30 ने बोला कि अगर SEZ से गुड्स को रिमूव किया जा रहा है DTA के लिए तो उस रिमूवल पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। उस रिमूवल पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह विदेश से मंगाने पर लगती है। सेक्शन 30 ऑफ द IGST एक्ट। और आप सभी को बताना चाहूंगा, लास्ट लेक्चर में बताया था कस्टम ड्यूटी की जब बात आती है तो हमें भरनी पड़ती है बिल ऑफ एंट्री, अगर आपको याद हो तो। बिल ऑफ एंट्री, हाँ सर, बिल ऑफ एंट्री नाम की एक चीज आपने बताई तो थी। तो क्या यहां पर भी भरनी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री? द आंसर इज यस। अगर कस्टम ड्यूटी लगेगी तो भरनी पड़ेगी बिल ऑफ एंट्री। एक्सपोर्ट की डेफिनेशंस ऑलरेडी SEZ एक्ट के मुताबिक और IGST एक्ट के मुताबिक मैं आपको बता चुका हूं। आइए साहब एनालिसिस के ऊपर, आइए साहब एनालिसिस के ऊपर। कानून तो पढ़ लिया, सेक्शन 30 स्पेशल सेक्शन था, देख लिया। अब देखो साहब,
SEZ की बात करूंगा, SEZ ले रहा है इस बार या दे रहा है? पहले थोड़ा सा यहां पर क्लैरिटी ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि यहां पर इस बार जो SEZ है वो सप्लायर है और DTA रेसिपिएंट है। SEZ सप्लायर है, DTA रेसिपिएंट है। बात को ध्यान से सुनिएगा। SEZ देने वाला, देने वाला, देने वाला, देने वाले के लिए SEZ एक्ट के मुताबिक ये एक्सपोर्ट बनेगा क्या? आप मुझे बताइए। SEZ एक्ट में जो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन थी उसमें 3 पॉइंट थे। मुझे तो याद हो गया, आप मुझे तो याद हो गया क्योंकि चैप्टर भी मैंने बनाया, पढ़ा भी मैं रहा हूं और एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए मेरे को तो याद हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं बोलता हूं, आप लोग अपनी बुक में देख के रिवाइज करना, ठीक है? मैं बिना देखे बोलता हूं। एक्सपोर्ट SEZ एक्ट के मुताबिक 3 चीजें आती हैं एक्सपोर्ट के अंदर। पहली चीज, जब आप देश के बाहर गुड्स या सर्विसेज देते हो तो वो एक्सपोर्ट बनता है। दूसरी चीज, जब DTA SEZ को देता है तो वो एक्सपोर्ट बनता है। या फिर तीसरी चीज, जब एक SEZ यूनिट अपनी ही दूसरी SEZ यूनिट को या एक SEZ यूनिट किसी और दूसरी SEZ यूनिट को गुड्स या सर्विसेज देती है तो एक्सपोर्ट बनता है। यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि अगर कोई SEZ यूनिट किसी DTA यूनिट को गुड्स या सर्विसेज देगी तो वो एक्सपोर्ट बनेगा। नहीं नहीं, विदेश के बाहर भेज दो, किसी DTA से ले लो, DTA से ले लो, DTA को दे दो नहीं, DTA से ले लो तो एक्सपोर्ट है DTA के लिए, लेकिन DTA को देना SEZ के लिए एक्सपोर्ट नहीं है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई। नहीं आई तो वापस थोड़ा सा पीछे करो और ये जो बात मैंने बोली है इसे सुनो, समझ में आ जाएगा। तो साहब ये तो पक्का हो गया कि SEZ के लिए तो ये एक्सपोर्ट नहीं बनेगा SEZ एक्ट के मुताबिक। तो क्या IGST एक्ट के हिसाब से बन जाएगा क्या? अरे IGST एक्ट के हिसाब से बन जाएगा क्या? अरे भैया बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वो तो कहता है कि अगर एक्सपोर्ट करना है तो विदेश भेजो, विदेश, आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। कम ऑन गाइस, यहां पर भी एक्सपोर्ट नहीं बनेगा, यहां पर भी एक्सपोर्ट नहीं बनेगा। अब सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, एक SEZ अगर एक DTA को सप्लाई कर रहा है, एक SEZ अगर एक DTA को सप्लाई कर रहा है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट तो बना ही नहीं। अरे एक्सपोर्ट बनता अगर SEZ के लिए तो जीरो रेटेड बनता ना, क्योंकि SEZ को देना जीरो रेटेड है, SEZ से लेना जीरो रेटेड नहीं है। अगर SEZ DTA को देगी तो ये जीरो रेटेड नहीं बनेगा। भाई साहब, जब DTA ने दिया था तो जीरो रेटेड बनाकर आपने टैक्स बचा लिया था। याद करिए, जब DTA दे रहा था तो DTA पे IGST एक्ट लगता और IGST एक्ट बोलता सेक्शन 16 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 2 सप्लाई टू SEZ, लेकिन इस बार सप्लाई बाय है, इस बार SEZ दे रहा है सप्लाई बाय। तो क्या ये जीरो रेटेड बनेगा? द आंसर इज नो। तो SEZ के लिए ना तो एक्सपोर्ट बन रहा है, SEZ एक्ट के मुताबिक भी एक्सपोर्ट नहीं बन रहा, IGST के मुताबिक भी एक्सपोर्ट नहीं बन रहा और IGST के मुताबिक ये जीरो रेटेड भी नहीं बन रहा, तो इस पे टैक्स लगेगा। द आंसर इज यस, इस बार टैक्स लगेगा। SEZ दे रहा है, टैक्स लगेगा। और SEZ के तो कानून में भी बोल दिया था, याद करिए आप, सेक्शन 30 डालकर कि साला कस्टम तो लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन दिक्कत कहां गई मेरे साथ दिक्कत ही आ गई साहब कि कस्टम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो कस्टम लगाएंगे तो साहब कस्टम के अंदर तो याद करिए 37 भी होता है। ओ हो 37 भी होता है, और अगर 37 होता है तो 37 में भी तो IGST लगता है कस्टम के साथ में। अरे कस्टम के साथ में, हाँ, कस्टम के साथ में भी IGST लगता है सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 के अंदर। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए IGST के कानून के मुताबिक, मैं कस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं तो IGST की बात कर रहा हूं। जब कस्टम की बात करेंगे तो हाँ, कस्टम के लिए तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट आता है जो कस्टम के साथ साथ IGST भी लगाता है। लेकिन यार यहां तो नॉर्मली अगर IGST एक्ट की बात करूं तो उसके अंदर भी ये तो जीरो रेटेड बन नहीं पाया ना। नॉर्मली मैं कस्टम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मली IGST एक्ट की बात कर रहा हूं। तो IGST एक्ट के अंदर ही सप्लाई बना कि नहीं बना? अरे बोलो, सप्लाई बन गया सर। सेक्शन 7 CGST एक्ट सप्लाई बन गया, और सप्लाई बन तो गया। अब आ जाओ साहब सेक्शन 5 के ऊपर, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई बन रहा है। इंटर स्टेट सप्लाई बन रहा है तो इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर IGST एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक IGST लगना चाहिए। चार्जेबिलिटी सेक्शन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाँ जी सर, लगना चाहिए। और अगर लगना चाहिए तो क्या इसे जीरो रेटेड बनाया क्या? नहीं। क्या कोई एग्जम्पशन दी क्या? नहीं। तो साहब यहां पर भी तो IGST लग जाएगा ना IGST एक्ट के मुताबिक।
यहां पर भी तो आईजीएसटी लग जाएगा आईजीएसटी एक्ट के मुताबिक। तो सर आपका कहने का मतलब यह है कि आईजीएसटी 2 बार लग जाएगा? द आंसर इज यस, द आंसर इज वेरी यस, 2 बार लग जाएगा। और बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज किया आपने, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस बात को आपने पकड़ लिया मेरे दोस्तों कि आईजीएसटी एक्ट के अंदर तो आईजीएसटी लगेगा। एक काम करो सर, वापस बोलो, मैं रुक रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। एसईजेड दे रहा है डीटीए को, एसईजेड दे रहा है डीटीए को, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, पहले मैं इसे एसईजेड एक्ट के मुताबिक कौन सा कानून उठा रहा हूं? एसईजेड एक्ट उठा रहा हूं। एसईजेड एक्ट के हिसाब से क्या ये एक्सपोर्ट बनेगा? द आंसर इज नो। कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने बोला एसईजेड डीटीए को दे रहा है और एसईजेड के लिए ये एक्सपोर्ट नहीं बनेगा। ना तो एक्सपोर्ट नहीं, मतलब ना तो एक्सपोर्ट बनेगा एसईजेड एक्ट में, ना ही एक्सपोर्ट बनेगा आईजीएसटी एक्ट में। आईजीएसटी एक्ट में भी एक्सपोर्ट नहीं बन पाएगा, तो एक्सपोर्ट तो नहीं बना। ओवरऑल क्रक्स क्या निकला मुझे बताइए? ओवरऑल क्रक्स, अरे भैया क्रक्स में बात करेंगे तो थोड़ा सा जो मामला है वो आसान हो जाएगा, मांझरा आसान हो जाएगा, वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए आसान बनाने के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द क्रक्स? नो एक्सपोर्ट। क्रक्स क्या निकल रहा है? क्रक्स निकल रहा है नो एक्सपोर्ट, नीदर इन दी एसईजेड एक्ट नोर इन दी आईजीएसटी एक्ट। एक्सपोर्ट तो नहीं बना? हाँ सर एक्सपोर्ट तो नहीं बना। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपोर्ट तो नहीं बना तो सब यहां पर क्या कोई एग्जम्पशन मिलेगी क्या? कोई भाई, आप जब एक्सपोर्ट बनाते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई बनता है। जब आप एक्सपोर्ट बनाते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई बनता है। तो जीरो रेटेड सप्लाई तो बन नहीं पाया मेरे दोस्त, जीरो रेटेड सप्लाई तो ये बन नहीं पाया। बात तो सही है? हाँ जी सर, जीरो रेटेड सप्लाई तो नहीं बना, तो मैं कांटा लगा देता हूं कि जीरो रेटेड सप्लाई तो नहीं बना, एक्सपोर्ट नहीं बना, जीरो रेटेड सप्लाई नहीं बना। अब आ जाओ आप 2 मिनट के लिए आईजीएसटी में। मैं अभी किसकी बात नहीं कर रहा, मैं एसईजेड एक्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आईजीएसटी एक्ट की बात कर रहा हूं। ये सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? सर सप्लाई बन जाएगा, सीजीएसटी एक्ट में सप्लाई बनेगा एज इट इज सेक्शन 20 के थ्रू, आईजीएसटी एक्ट में भी वो सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद दूसरी बात, सर कौन सी सप्लाई बनेगा? ये इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा। कौन सी सप्लाई बनेगा बोलो? ये इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा, क्योंकि यहां पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 क्लॉज बी लग जाएगा। बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 क्लॉज बी के अंदर, क्योंकि एसईजेड से लेना और एसईजेड को देना इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। अब इंटर स्टेट बनेगा तो चार्जेबिलिटी कहां आएगी? आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 5 में आएगी। तो यहां पर कोई एग्जम्पशन दे रखी है क्या? नहीं। क्या जीरो रेटेड बन रहा था क्या? नहीं। तो सर आईजीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आईजीएसटी लगना चाहिए, यहां पर आईजीएसटी लेवी हो जाएगा। यहां पर कोई रोक नहीं है, देखो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि यहां पर कोई रोक नहीं है, आईजीएसटी लग रहा है। यहां पर किसी तरह से रोका, ना तो एग्जम्पशन देकर रोका गया, ना ही जीरो रेटेड सप्लाई बनाकर रोका गया। रोका नहीं गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रोका नहीं गया। बोलो हाँ के ना? हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात करता हूं आईजीएसटी एक्ट के बाद में एसईजेड एक्ट की। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी आपको क्लियर होने वाला है सब कुछ, अभी आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब आ जाओ आप एसईजेड एक्ट के अंदर। अब जब मैं एसईजेड एक्ट के अंदर आता हूं तो एसईजेड एक्ट का एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 30। अरे वो बोलता है कि कस्टम लगा दो, वो बोलता है कस्टम लगा दो, इंपोर्ट माना जाएगा। वो इसे इंपोर्ट माना जाना मान रहा है, बोल रहा है कि इंपोर्ट मानो, और इंपोर्ट मानो कस्टम लगाओ। तो मैं कहता हूं सब कस्टम लगाओगे तो कस्टम के साथ तो सेक्शन 37 भी आ जाएगा, तो वहां पर भी आईजीएसटी लग जाएगा, कस्टम के साथ भी आईजीएसटी लग जाएगा। अब आईजीएसटी के अंदर तो आईजीएसटी लग ही रहा है साहब, आपने तो कस्टम के अंदर भी आईजीएसटी लगा दिया। एक ही गाल पे 2 तमाचे लगा दिए, ओ भैया एक ही गाल पे 2 तमाचे लगा दिए। दिस इज समथिंग टू बी नोन एज ड्यूल लेवी, ड्यूल लेवी ऑफ आईजीएसटी। सर एक ही ट्रांजैक्शन पे 2 बार टैक्स लग सकता है क्या? अरे इसलिए ही तो जीएसटी को लेकर आए थे, याद करिए, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट, ये डबल टैक्सेशन का इफेक्ट खत्म कर सके हम लोग, इसलिए ही तो लेकर आए थे। क्या खत्म कर पाए क्या? क्या खत्म कर पाए क्या? पूछता है पूरा भारत, क्या खत्म कर पाए क्या? तो नहीं कर पाए खत्म, क्योंकि यहां पर कानून के मुताबिक तो भैया दोनों बार आईजीएसटी लगेगा। लेकिन यह बात जब गवर्नमेंट को समझ में आई तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, नहीं निकाला, कोई सर्कुलर नहीं निकाला, सिर्फ ट्विटर पे जाके ट्वीट कर दिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। पता है क्या ट्वीट कर दिया? ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। और जो रिटर्न भरते हो ना तुम, जीएसटीआर 1 याद कर लो, तुम पढ़ चुके हो रिटर्न चैप्टर, जीएसटीआर 1, यस सर वी नो रिटर्न चैप्टर, जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, उसके इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया, उसके इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसमें इन्होंने ऐसे बोल दिया
कि बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो क्या, क्योंकि अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। बात को ध्यान से सुनना, अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। हाँ, कस्टम ड्यूटी लगेगी तो 3(7) में आईजीएसटी एक्ट लग जाएगा। हाँ बिल्कुल लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, फिर एसईजेड को ऐसे ट्रांजैक्शन को अपने जीएसटीआर 1 में दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको आप अपने जीएसटीआर 1 में मत बताओ, क्योंकि इसको अगर आपने अपने जीएसटीआर 1 में बता दिया तो फिर से एक और बार क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। तो इन्होंने जीएसटीआर 1 के इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिख दिया कि बिल ऑफ एंट्री अगर फाइल कर रहे हो तो ऑलरेडी तुम कस्टम के थ्रू आईजीएसटी दे दोगे, तो तुम्हें जीएसटी अलग से जीएसटी के अंदर अलग से आईजीएसटी देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जीएसटी का जो कानून है, आईजीएसटी एक्ट है, इस आईजीएसटी एक्ट में अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी कस्टम एक्ट के अंदर कस्टम ड्यूटी के साथ में आईजीएसटी पे कर रहे हो। लेकिन अगर तुमने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करी, यानी कि कस्टम्स एक्ट नहीं लगा, तो वहां पर तुम्हें इसे जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाना आवश्यक हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिख दी। एक फॉर्म होता है जिसे जीएसटीआर 1 बोलते हैं, उसके इंस्ट्रक्शन में लिख दी। जो रिटर्न हम भरते हैं जीएसटीआर 1 के अंदर, उसका जो फॉर्म होता है, जो फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिख दी। अब आप बताओ, कानून बड़ा है या फॉर्म बड़ा है? अरे एक्ट बड़ा है या फॉर्म बड़ा है? सर एक्ट बड़ा है। एक्ट में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, सर्कुलर इन्होंने निकाला नहीं, रूल्स में दे नहीं रखा, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया। तो क्या इंस्ट्रक्शंस वाकई में डिपार्टमेंट मान के चलेगा? नहीं चलेगा। डिपार्टमेंट तो भैया आपको कहेगा 2 बार टैक्स दो। कैसे प्रूव कर पाओगे आप? दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिगेशन, दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिगेशन। ये लिटिगेशन का मुद्दा यहां पर बनता है। हालांकि हमारा पर्पस यहां पर उतना डीप में जाकर लड़ाई करना नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपको ये चीज समझानी है कि हाँ, इट इज अ मैटर ऑफ लिटिगेशन। जाके आप लिटिगेशन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको एग्जाम देना है तो साहब आप एग्जाम पास करिए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका फोकस है, आप उस तरह से इसको देखिए। मैंने तो अपना 100% आपके सामने रख दिया, जितना क्लैरिफिकेशन दे सकता था मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिया। अब आती है बात बुक से रीड करने की। बुक से भी रीड करवा दूंगा। फटाफट से पानी का एक आप ब्रेक ले लीजिए, छोटा सा वाटर ब्रेक ले लीजिए, ताकि फटाफट से आएंगे बुक पर और देखेंगे जो हमने डिस्कस किया था। वो मैंने आपको यही बताया था, जो सवाल हमारा उठा था वो यही उठा था कि गुड सप्लाइड बाय एसईजेड टू डीटीए एग्जिबल टू आईजीएसटी ट्वाइस। अरे भैया, क्या 2 बार आईजीएसटी लगा दोगे? क्या एक ही गाल पर 2 बार तमाचे लगा दोगे? क्यों? क्योंकि एक है सप्लाई वर्ड, एक है रिमूवल। मैंने आपको यही तो बताया, आईजीएसटी एक्ट में सप्लाई वर्ड काम करेगा, वहां पर आप अकॉर्डिंगली टैक्स लगा दोगे, और यहां पर रिमूवल बोलकर सेक्शन 30 की पावर लेते हुए आप फिर से टैक्स लगा दोगे। ऐसे तो नहीं ना साहब, ये तो गलत है ना साहब। हाँ जी सर। तो देखो, हुआ बात ये इतनी सी कि जब हम एनालाइज करने गए, ये देखो मैंने पूरा एनालाइज भी यहाँ पर कर दिया आपके लिए, आप आराम से रीड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन दिखाने आऊंगा, ठीक है? क्योंकि देखो, ये मैं आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा एनालाइज करा चुका हूँ। ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपको एनालाइज करा दिया है। यहाँ पर जब हमने ये देखो ये करा ना, ये पूरा हम यहाँ पर एनालाइज ऑलरेडी इसको कर चुके हैं अच्छे से। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार के लिए इसे रीड करना है। मैंने वही सब आपके लिए लिख के रखा है। सेक्शन 30 की बात करी, सेक्शन 53 आ गया, जो देखो, SEZ shall be deemed outside the custom territory of India for the purpose of undertaking the authorized operations। फिर फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 5(1) आ गया, जिसने बोला कि साहब सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से टैक्स लगेगा। वो सारी की सारी बातें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से 3(7) फिर हम गए तो हमने देखा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 7 था, जहां पर ये चीज दे रखी थी। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर एनालाइज करी, और एनालाइज करके देखा कि साहब एक नहीं 2 बार यहाँ पर आईजीएसटी लग रहा है। देयर आर 2 टैक्सेबल इवेंट्स, देयर आर 2 टैक्सेबल इवेंट। सेक्शन 51 ओवरराइडिंग नेचर का है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो साहब वहां पर बोला कि आईजीएसटी पहले लगेगा सेक्शन 30 के अंदर, सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 के साथ, और उसके बाद ये लगेगा सप्लाइड यानी कि आईजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 5 के तहत 2 बार लेवी हो जाएगा। नो सप्लाई के केस में क्या होगा वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर जो फाइनल एनालिसिस था, सप्लाई कवर बाय बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री के द्वारा कवर हो रही है तो जीएसटीआर 1 में मत दिखाओ, लेकिन अगर बिल ऑफ एंट्री में कवर नहीं हो रही है तो जीएसटीआर 1 में दिखा दो। ये एक तरीका निकाला इन्होंने जीएसटी को एक ही बार लेवी करने का, ड्यूल लेवी जो हो रहा था उससे बचाने का, ड्यूल लेवी जो हो रहा था उससे बचाने का एक तरीका निकाल के इन्होंने आपको दे दिया, जो मैंने आपको बता दिया। हाँ क्या ना? आई होप हाँ ही होना चाहिए। आपको समझ आ गई।